एक ऐसी धर्म परंपरा जो हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद के ऊपर होती है। एक ऐसा थॉट जो कहता है कि अगर आप छोटे से छोटे जीव को भी तकलीफ देते हैं तो आप अपने अस्तित्व को कमजोर कर रहे हैं। और सोचिए, ये फिलॉसफी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन बने। तो मैं बात कर रहा हूं जैनिज्म की, एक ऐसी शिक्षा जो अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह जैसे प्रिंसिपल को लेकर आई। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस मूवमेंट के पीछे भी जैन फिलॉसफी का ही प्रेरणा स्रोत था? और ये भी कि जैन धर्म के लोग जो पॉपुलेशन में बहुत कम है फिर भी भारत के आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर में एक बेहतरीन योगदान देते आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म की कहानी, उसके प्रिंसिपल, उसके तीर्थंकर और उसके इम्पैक्ट को काफी डिटेल में समझेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे जैनिज्म ने भारत के इतिहास को एक नई सोच दी, एक नई दिशा दी। तो लास्ट वीडियो में हमने बुद्धिज्म का डिस्कशन किया था और जब हम लोग बुद्धिज्म पे डिस्कशन कर रहे थे तो सबसे पहले हमने ये देखा कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स के कारण बुद्धिज्म का राइज हुआ। तो ठीक उसी प्रकार जब हम लोग जैनिज्म डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिस कारण से जैनिज्म का राइज हुआ। क्लियर? तो जैनिज्म का राइज एक स्पेसिफिक टाइम के अराउंड हुआ था, दैट वाज 6th सेंचुरी बीसी, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैनिज्म का राइज हुआ। इसके पीछे सोशल कॉजेस, रिलीजियस फैक्टर्स, कल्चरल रीजन्स, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, इन सब का एक कल्मिनेशन है और जिस कारण से जैनिज्म का राइज होता है। ये वही टाइम था जब बुद्धिज्म भी पॉपुलर हो रहा था। क्लियर? तो मैं सबसे पहले आपको ये पूरा चार्ट दिखा देता हूं, उसके बाद फिर कहानी के माध्यम से मैं पूरा आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्राह्मणिकल सिस्टम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर सुधार की जो आवश्यकता थी, नीड फॉर रिफॉर्म, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेन टॉपिक है आपको राइज ऑफ जैनिज्म, इसके पीछे सोशल फैक्टर्स आपको मिलेंगे, फिर आपको आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स भी मिलेंगे जहां पे महावीर की टीचिंग्स आपको मिलेंगी, अहिंसा पे जोर दिया जाएगा, कर्मा, मोक्षा, इन सब का सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। फिर सोशल फैक्टर्स में आपको रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, अपील टू ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, फिर आपको पॉलिटिकल फैक्टर्स देखने को मिलेगा, फिर कल्चरल फैक्टर्स आपको देखने को मिलेगा। तो इस पूरे चार्ट को मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूं। तो सबसे पहला आता है ब्राह्मणिकल सिस्टम, यानी कि कास्ट सिस्टम पर आक्रमण। यहां आक्रमण का मतलब हथियारों से हमला नहीं है बल्कि विचारों से, सिद्धांतों से चुनौती देना है। जैन धर्म ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की नींव पर ही सवाल उठा दिया। उस समय ब्राह्मणिकल सिस्टम में कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। जैनिज्म ने इसका विरोध किया और इक्वालिटी को प्रमोट किया। तो आखिरकार उस समय कास्ट सिस्टम कैसा था? तो इंसान की काबिलियत, पेशा और समाज में उसका दर्जा सिर्फ उसके जन्म से ही तय होता था। ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे माने जाते थे। निचली जातियों के साथ छुआछूत, उन पर पाबंदियां होती थी। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य क्यों ना हो, वह अपनी जाति से बाहर नहीं निकल सकता था। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक का फैसला था। तो जैन धर्म ने जाति व्यवस्था के मुख्य सिद्धांतों को ही खारिज कर दिया था। जैन ये मानते हैं कि इस इंसान की पहचान उसके एक्शंस यानी कर्म से होती है, उसके जन्म से नहीं। एक सो कॉल्ड लोअर कास्ट में पैदा हुआ व्यक्ति अच्छे कर्म करके ऊंचा हो सकता है और एक सो कॉल्ड अपर कास्ट में जन्मा व्यक्ति बुरे कर्म करके नीचा हो सकता है। जैन दर्शन ये मानता है कि हर एक जीवित प्राणी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई छोटा सा कीड़ा हो, सब में एक ही तरह की आत्मा होती है और अगर आत्मा एक जैसी है तो जन्म के आधार पर भेदभाव करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। जैन धर्म में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति या परिवार में पैदा हुआ हो, वो मॉन्क बन सकता है, तपस्या कर सकता है और अपनी आत्मा को लिबरेट कर सकता है, यानी कि मोक्ष तक पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। मोक्ष का क्या मतलब होता है, इसको आगे मैं अभी काफी डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे मोक्ष का जो एक्चुअल मीनिंग है
वो स्टूडेंट को समझ नहीं आता है क्लियरली। तो यह जो अवसर है यह सबके लिए खुला रहता है। जैन समुदाय में सभी जो शिष्य थे उनको उनके जन्म से नहीं बल्कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति के आधार पर देखा जाता था। जैन धर्म के इस सिद्धांत ने उस जमाने में क्रांतिकारी विचार का काम किया। उन समुदायों और लोगों के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हाशिए पर था। जैन धर्म एक आकर्षक विकल्प बनकर उभरा। इससे उन्हें सम्मान और समानता का अवसर मिला। जो व्यापारी वर्ग थे, जो कारोबारी वर्ग थे, जो पारंपरिक रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वर्चस्व वाली व्यवस्था में ऊंचे नहीं गिने जाते थे, जैन धर्म की वो लोग की तरफ आकर्षित हुए। जैन सिद्धांत जैसे सत्य, आस्तेय, आस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, इनने उनमें व्यापारिक नैतिकता यानी कि बिजनेस जो एथिक्स था उससे जैन धर्म के सिद्धांत मेल खाते हैं। सॉरी। तो जैन धर्म ने जाति व्यवस्था पर विचारों का हमला किया था। उसने कहा कि तुम्हारा जन्म तुम्हारी नीति नहीं है, तुम्हारे कर्म तय करेंगे कि तुम कौन हो। यही बुनियादी बदलाव जो था लाने वाला विचार था जिसने लोगों को आकर्षित किया और जैन धर्म के उदय का एक मुख्य कारण बना। क्लियर? तो ब्राह्मणिज्म में कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स थे, एनिमल सेक्रीफाइस थे यानी कि यजनाज में जो होते थे, और एक्सपेंसिव सेरेमोनीज थी। जैनिज्म ने सिंपल लिविंग, नॉन वायलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस किया जो कि कॉमन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। क्लियर? अब यहां पे आपको बार बार महावीर का नाम सुनने को मिलता होगा जैसे, तो ये आ जाएगा आपको आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स में। जैसे आइडियोलॉजिकल फैक्टर में आपको महावीर की भूमिका देखने को मिलेगी। ये असली रोल मॉडल थे। महावीर सिर्फ प्रीचर नहीं थे, उन्होंने राजपाट छोड़कर एक्सट्रीम तपस्या की, 12 साल तक भूखे प्यासे रहे। ये सैक्रिफाइस देखकर लोगों को लगा कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो खुद जी रहा है, केवल ये ज्ञान नहीं दे रहा है बल्कि उस ज्ञान को ये अपने लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर रहा है। इन्होंने जैनिज्म को ऑर्गेनाइज किया। मॉन्क्स, नन्स और कॉमन फॉलोअर्स के लिए अलग अलग रूल्स बनाए जिसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हर किसी के लिए रोड मैप क्लियर था। जैन धर्म का जो समरी है वो 3 वर्ड्स में क्लियर मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला आएगा राइट फेथ यानी कि सम्यक दर्शन। फिर आपको मिलेगा राइट नॉलेज यानी कि सम्यक ज्ञान। फिर आपको मिलेगा राइट कंडक्ट यानी कि सम्यक चरित्र, यानी कि सही शिक्षाओं पर विश्वास करो, यूनिवर्स और सोल की ट्रू नेचर को समझो और इसे डेली लाइफ में अप्लाई करो। और इसके लिए यहाँ पे फिर से आपको 5 रूल देखने को मिलेंगे। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, आस्तेय का मतलब अभी मैंने बताया कि चोरी मत करो। ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी यानी अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। फिर अपरिग्रह यानी कि नॉन पॉजिटिवनेस यानी कि जमाखोरी मत करो। क्लियर? और जो यहाँ पे कर्मा थ्योरी आता है यानी कि जो कॉमन लोगों के लिए लॉजिक प्रोवाइड किया गया था वो उसका एक साइंटिफिक बेसिस भी थे। यहाँ पे जैनिज्म कहता है कि कर्मा एक रियल एनर्जी पार्टिकल है जो हमारे एक्शन से सोल से चिपक जाता है। अच्छे कर्म दैट इज इक्वल टू गुड लाइफ एंड बुरे कर्म इज इक्वल टू बैड लाइफ, यानी कि अच्छे कर्म करोगे तो लाइफ अच्छी होगी, बुरे कर्म करोगे तो लाइफ बुरी होगी। मोक्ष पाने के लिए कर्मा के पार्टिकल्स को बर्न करना होता है। ये बिल्कुल साइंस जैसा लॉजिकल लगता था। फिर यहाँ पे आपको अनेकतावाद भी देखने को मिलेगा। ये मैं डॉक्ट्रिन्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। अनेकतावाद यानी कि द व्यू पॉइंट थ्योरी, ये जैनिज्म का सुपर पावर है। इसका मतलब है कि हर चीज के अलग अलग साइड्स होते हैं। कोई एक पर्सन पूरे ट्रुथ को नहीं जानता है, इसलिए दूसरों की बात सुनो, आर्ग्यू मत करो। ये फिलॉसफी टॉलरेंस सिखाती थी। फिर यहाँ पे रिबर्थ एंड मोक्ष का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, दैट इज गेम ऑफ लाइफ, यानी जन्म और मरण का चक्र ये कर्मा से चलता है और गोल क्या है कि इस साइकिल से छुटकारा पाकर सोल को फ्री करना, मोक्ष को अटेन करना। ये लाइफ का एक क्लियर पर्पस देता था। क्लियर? फिर यहां पे आखिरकार पॉइंट ये आता है कि जैनिज्म को आखिरकार लोगों ने क्यों चुना। तो लोगों को ये बात पसंद आई, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, कि यहाँ पे हर चीज लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया गया।
और बस रिचुअल करने से कुछ नहीं होता है, ऐसा उनका कहना था। इक्वालिटी का मैसेज दिया, जो जन्म के आधार पे जो कास्ट सिस्टम था उसको रिजेक्ट करके जैनिज्म ने इक्वालिटी को प्रमोट किया, इक्वालिटी का मैसेज दिया। कोई भी कहीं का भी मोक्ष पाने की कोशिश कर सकता था और इसमें प्रैक्टिकल रूल्स भी दिए, 5 वॉल्स कॉमन लाइफ में फॉलो करने के लिए दिए। लोगों को लगा कि वो डेली लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हैं। तो महावीर एक पावरफुल लीडर थे जिन्होंने अपने लाइफ से एग्जाम्पल सेट किया। उन्होंने जैनिज्म को एक सिस्टमैटिक, लॉजिकल और प्रैक्टिकल फिलॉसफी बना दिया जो कॉमन लोगों को समझ में आता था और उनके डेली लाइफ में काम भी आता था। यही वजह है कि जैनिज्म जो है वो काफी तेजी से फैला और आज तक ये सरवाइव कर रहा है। क्लियर? फिर यहाँ पे आपको पॉलिटिकल फैक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। जो रॉयल पैट्रोनेज था, यानी कि रॉयल्स का जो सपोर्ट था वो काफी मिला। तो जैन धर्म को बढ़ावा देने में राजाओं का बहुत बड़ा हाथ था। सबसे फेमस एग्जांपल है चंद्रगुप्त मौर्य का, जो एक विशाल साम्राज्य के सम्राट थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने आखिरी दिनों में अपने राजपाट को छोड़ दिया और एक जैन मॉन्क बन गए। उन्होंने अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में एक जगह है श्रवण बेलगोला, वहां पे तपस्या की और उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए, जिसे संलेखना कहा जाता है। इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब इतने बड़े बादशाह ने खुद को इस तरह धर्म के लिए समर्पित कर दिया तो आम जनता पर इसका गहरा असर पड़ा। इससे जैन धर्म की क्रेडिबिलिटी बढ़ी और लोग इसे और गंभीरता से लेने लगे। अन्य कई रीजनल किंग्स और क्वींस ने भी जैन मॉन्क्स को दान दिया, मंदिर बनवाए, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। फिर यहाँ पे देखो बिजनेस कम्युनिटी का भी सपोर्ट मिला इनको। जैन धर्म की टीचिंग्स जो थी वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए नेचुरली अट्रैक्टिव थी। जैन प्रिंसिपल्स जैसे कि ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, नॉन पॉजिटिवनेस, यानी कि ज्यादा जमाखोरी न करना, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए परफेक्ट फॉर्मूला थे। व्यापार में सबसे जरूरी कौन सी चीज होती है? तो व्यापार में सबसे जरूरी चीज है ट्रस्ट। जैन प्रिंसिपल में झूठ बोलना और धोखा देना सख्त मना है। इसलिए जैन व्यापारी जो थे वो ट्रस्टेड माने जाते थे, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि ये जैन धर्म को फॉलो करने वाले हैं, ये लोग ना झूठ बोलेंगे ना धोखा देंगे, इन पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए लोग उनके साथ आसानी से डील कर लेते थे। अपरिग्रह का मतलब जैसे मैंने पहले बताया, साथ ही साथ इसका एक और मतलब है कि फिजूल खर्ची ना करना, जमाखोरी ना करना। ये क्वालिटी एक बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट होता है उसको फिर से बिजनेस में लगाने और वेल्थ बनाने में मदद करती है। जो दूसरे जैन ट्रेडर्स थे उनके साथ ऑनेस्टी पर बेस्ड ट्रस्ट का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन गया। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, जिससे उनका बिजनेस और भी मजबूत हुआ। और यही वजह है कि आज भी जैन कम्युनिटी बिजनेस और फाइनेंस के क्षेत्र में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है। उनकी सक्सेस उनके रिलीजियस वैल्यूज पर डायरेक्टली बेस्ड है। इस तरह रॉयल्स के सपोर्ट ने जैन धर्म को पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दी और ट्रेडर्स के सपोर्ट ने उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी, जिससे यह एक सक्सेसफुल और टिकाऊ रिलीजन बन गया। क्लियर? अब फिर यहां पे आपको जो जैन धर्म का लैंग्वेज था उससे भी यहां पे काफी ज्यादा फैक्टर्स पड़े, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे यूज ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, यानी कि जनता की भाषा में बात करना, लोकल लैंग्वेज कनेक्शन। उस जमाने में संस्कृत ज्यादातर ब्राह्मण पंडितों और एलिट्स की भाषा थी। आम जनता इसे अच्छे से नहीं समझ पाती थी। जैन टीचर्स ने इसका ब्रिलियंट सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने प्राकृत जैसे लोकल लैंग्वेज में प्रीचिंग स्टार्ट किया। प्राकृत वो भाषा थी जो गली मोहल्ले में, बाजार में आम आदमी बोलते रहता था। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि लोगों को लगा ये टीचिंग्स उनके लिए हैं, किसी एलिट क्लास के लिए नहीं। वे डायरेक्टली इसे समझ सकें, रिलेट कर सकें और अपना सकें। ये ऐसा ही है जैसे आज किसी टीचर का हिंदी में पढ़ाया जाना बजाय इंग्लिश के। क्लियर? तो जैन धर्म ने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, बल्कि डेली लाइफ में यूज होने वाले थे। जैसे सेल्फ कंट्रोल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस इतना कि अपने मन, थॉट और एक्शन पे काबू रखो, ज्यादा ग्रीडी मत बनो, एंगर पर कंट्रोल रखो,
तो ये सारी चीजें एक नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है। फिर मन को शांत करने का एक सिंपल तरीका दिया। किसी एक्सपेंसिव रिचुअल की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा टाइम निकालो और खुद के भीतर झांको। फिर नॉन वायलेंस जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट दिए। इसका मतलब सिर्फ मारपीट न करना ही नहीं था, बल्कि किसी को दिल से दुख देना, दुख न देना, बुरा न बोलना, और यहां तक कि जानवर और पेड़ों के प्रति भी दया रखना। ये एक बहुत ज्यादा सिंपल और पावरफुल आइडिया था जिसे कोई भी अपना सकता था। तो ओवरऑल जैन धर्म एक प्रैक्टिकल लाइफ मैनुअल की तरह था। ये आम लोगों के बीच इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि इसकी भाषा बहुत आसान थी, इसकी सीख सीधी थी और जीवन में उतारने लायक थी। इसे फॉलो करने के लिए न तो पैसे की जरूरत थी और न ही किसी खास कास्ट में जन्म लेने की। बस इंसान की अपनी इच्छा शक्ति, दैट इज विल पावर, उसकी जरूरत थी। तो इस जनता के धर्म वाले अप्रोच ने इसे तेजी से फैलने में मदद की। साथ ही साथ यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। वुमेन एम्पावर्ड का क्या यहाँ पे सीन है कि जैनिज्म ने वुमेन को अलाउ किया कि वो स्पिरिचुअल पाथ को चूज कर सके एज नन्स, यानी कि साध्वी। कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया था। जैनिज्म ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कंप्लीटली रिजेक्ट किया और इक्वालिटी को प्रमोट किया। जैन मॉन्क्स और नन्स ने स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज होकर अपने टीचिंग्स को फैलाया। उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जिससे लोग इंस्पायर हुए। जैन टेक्स्ट जैसे आगम ने टीचिंग को प्रिजर्व किया जिससे फ्यूचर जनरेशन तक मैसेज पहुंचा। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि जैनिज्म राइज इसलिए हुआ क्योंकि उसने उस समय के कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, रिचुअल्स और इनइक्वालिटी को चैलेंज किया। उसने कॉमन लोगों को एक सिंपल, प्रैक्टिकल और पीसफुल ऑल्टरनेटिव दिया। रॉयल सपोर्ट, बिजनेस कम्युनिटी के साथ और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लाइक महावीर, इसने जैनिज्म को स्ट्रेंथन किया। आज भी जैनिज्म अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल के लिए जाना जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, दैट इज 6th सेंचुरी BC, इस समय जैनिज्म का राइज कैसे हुआ। इसके पीछे आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स थे, सोशल फैक्टर्स थे, पॉलिटिकल फैक्टर्स थे एंड कल्चरल फैक्टर्स थे। तो जैसे हमने बुद्धिज्म को डिस्कस किया था, सेम उसी वे में हमने जैनिज्म के राइज को भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि जैन धर्म के नियम कानून कैसे थे, यानी किन रिचुअल्स को ये लोग फॉलो करते थे। क्लियर? तो अब देखो, जैनिज्म दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट रिलीजन में से एक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इनके डेली लाइफ के रूल्स इतने एक्सट्रीम है कि आप सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। ये 2 पार्ट में। सबसे पहला एक कॉमन फॉलोअर्स, यानी जो आम अनुयायी हैं जैन धर्म के, उनका लाइफ कैसा है। इनको आप श्रावक या श्राविका बोल सकते हैं। क्लियर? तो पहले हम लोग बात करते हैं आम जैन फैमिली के लाइफ की। इनके जो रूल्स थे आपको घर में भी फॉलो करने होते हैं। तो इनका जो डाइट था वो कैसा था, तो इनका खाना सबसे अलग होता है। नो ओनियन, नो गार्लिक। क्लियर? और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब रूट वेजिटेबल्स हैं। अपरूट करने से जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। तो अहिंसा सिर्फ एनिमल्स तक ही नहीं बल्कि जर्म्स तक भी होनी चाहिए। यानी ये ना ओनियन खाते हैं ना ही गार्लिक यूज करते हैं। फिर ये जो वाटर जो पीते हैं, जो पानी ये लोग पीते हैं, वो वाटर फिल्टरिंग वाला कॉन्सेप्ट है। पानी पीने से पहले हमेशा फिल्टर करते हैं ताकि पानी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो मर मत जाए। तो इस कारण से ये फिल्टर्ड वाटर पीते हैं। क्लियर? फिर नो फूड आफ्टर सनसेट, यानी कि नो नाइट ईटिंग। शाम के बाद खाना नहीं खाते। तो मानते हैं कि रात में माइक्रोब्स ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। और मोस्टली बिजनेस, या एक और चीज यहाँ पे है कि आखिरकार ये मोस्टली बिजनेस और बैंकिंग में क्यों होते हैं, लेकिन इसको मैं आपको बाद में समझाता हूं। क्लियर? क्योंकि इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है कि बिजनेस का इनका काफी सपोर्ट था, क्योंकि जैनिज्म में जो रूल्स होते हैं वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। क्लियर? तो जो कॉमन फॉलोअर्स थे उसका हमने देख लिया। फिर अब देखो, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? डाइटरी रूल्स, नो अनियन, नो गार्लिक। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो वाटर ये पीते हैं वो फिल्टर्ड वाटर रहता है। फिर नो नाइट ईटिंग, यानी कि रात में माइक्रोब्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो इस कारण से ये रात को खाना भी नहीं खाते हैं।
फिर ये मोस्टली बिजनेस या बैंकिंग कम्युनिटी में होते हैं, क्योंकि फार्मिंग, बुचरी जैसे कोई काम ये नहीं करते जिसमें वायलेंस इंक्लूड हो। इस कारण से ये सारे लोग बिजनेस में ही हैं। क्लियर? क्योंकि बिजनेस एक नॉन वायलेंट जॉब है मोस्टली। फिर अब इसके बाद आएगा क्या, इसके बाद जो मॉन्क्स हैं, जो नन्स हैं, उनकी लाइफ कैसी है। तो अगर आम लोग इतना स्ट्रिक्ट हैं कि शाम के बाद वो भोजन नहीं करेंगे सनसेट के बाद, वैसा कोई बिजनेस नहीं करेंगे जिसमें वायलेंस इंक्लूड हो, पानी भी वो छान के पिएंगे, ना अनियन खाएंगे ना गार्लिक खाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि मॉन्क्स कैसे रहते होंगे, क्योंकि ये तो आम लोगों का था, जो आम जैन फॉलोअर्स हैं उनका। तो ये लोग हैं असली सुपर हीरोज ऑफ डिसिप्लिन। ये ब्रीदिंग से कोई भी कीड़ा मत मर जाए, यानी कि सांस जब लेते हैं तो कोई माइक्रोब्स ना मर जाए, इस कारण से ये माउथ क्लोथ लगा के रखते हैं। क्लियर? यानी कि मुंह पट्टी बांधते हैं ये। इनके पास कुछ नहीं होता है, ना कपड़े, ना पैसे, ना फोन। ये खाना भीख मांग कर खाते हैं। ये मैं मॉन्क्स की बात कर रहा हूं, कॉमन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। फिर यहाँ पे हर जगह ये नंगे पैर चलते हैं, दे वॉक बेयरफुट एवरीवेयर। क्लियर? फिर यहाँ पे संलेखना का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, संलेखना फास्ट, जिसे संथारा भी बोलते हैं। क्लियर? तो जब बॉडी काम करना बंद कर दे तो पीसफुली फास्ट करते हुए ये लोग डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसे सुसाइड नहीं कहते हैं, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल चॉइस है। तो आखिरकार इन सब रूल्स के पीछे लॉजिक क्या है, ये सब इतना एक्सट्रीम क्यों है? तो इसके पीछे है गहरी साइंस और लॉजिक। माइक्रोस्कोप आने से 2500 ईयर्स पहले ही जैनिज्म को पता था कि माइक्रोब्स होते हैं, इसलिए ये सब रूल्स बनाए गए। आज भी जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो जैन लोग इसे शताब्दियों से करते आ रहे हैं। बॉडी पर कंट्रोल से माइंड स्ट्रांग होता है, स्ट्रेस कम, हैप्पीनेस ज्यादा। क्लियर? तो जैनिज्म सिर्फ फिलॉसफी नहीं, एक पूरा लाइफ स्टाइल है। नेचर के साथ जीने का ये एक तरीका है। अब देखो यहाँ पे जो संलेखना लिखा हुआ है, तो इस पे मैं आपको डिस्कशन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आखिरकार संलेखना का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो संलेखना एक जैन रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसमें एक इंसान अपनी मर्जी से धीरे धीरे खाना पीना छोड़कर अपने लाइफ को पीसफुली खत्म करता है। जैन लोग इसे सुसाइड नहीं मानते, उनके लिए ये एक अल्टीमेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने बॉडी से और दुनिया से अटैचमेंट छोड़ते हैं। तो इसके नाम का मतलब समझते हैं। जैसे संलेखना है तो दो वर्ड आपको देखने को मिलेगा, सल, SAL, फिर लेखना, संलेखना। तो सल का मतलब होता है सही तरीके से, यानी कि प्रॉपरली, और लेखना का मतलब होता है पतला करना या फिर कम करना, यानी कि सही तरीके से अपने शरीर और डिजायर को कम करना। तो आखिरकार जैन धर्म के जो लोग होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो जैन फिलॉसफी के हिसाब से लाइफ एक साइकिल है, बर्थ का और डेथ का ये एक साइकिल है। इस साइकिल से मुक्ति पाने को मोक्ष कहते हैं। संलेखना उस टाइम किया जाता है जब इंसान बहुत बूढ़ा हो जाता है, जब अपने बुढ़ापे में है, कोई लाइलाज बीमारी है, ऐसा कोई हाल है जहां नॉर्मल लाइफ जीना और रिलीजियस ड्यूटीज को फॉलो करना मुश्किल है। गोल दुखों से भागना नहीं, बल्कि डेथ को पीसफुली विदाउट एनी फियर एंड अटैचमेंट फेस करना है। ऐसा करने से नए कर्म नहीं बनते और पुराने कर्म खत्म होने लगते हैं। तो आखिरकार ये संलेखना किया कैसे जाता है? ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है, इसके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इसमें परमिशन लेना जरूरी होता है, पहले अपने फैमिली से, अपने गुरु से परमिशन लेनी पड़ती है। ये चुपके से चोरी छिपे नहीं किया जाता है। इसमें दुनिया से अटैचमेंट छोड़ा जाता है। इंसान को अपने परिवार, पैसे, इमोशन जैसे प्यार, गुस्सा, डर, इन सब से मेंटली डिटैच होना होता है, तब आप संलेखना कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे फास्टिंग की जाती है। ये अचानक से नहीं होती, प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल होता है। पहले सॉलिड फूड को कम करते हैं, फिर सिर्फ लिक्विड यानी कि दूध, पानी वगैरह ये सब पीते हैं, और आखिरी में सब कुछ छोड़ देते हैं। अब लिक्विड का मतलब सिंपल आप पानी समझो यहाँ पे, और फिर आखिरी में सब कुछ छोड़ देते हैं। मेडिटेशन और प्रेयर करते हैं। पूरे टाइम में पर्सन मेडिटेशन करता है,
प्रेयर्स बोलता है और सबसे माफी मांगता है। क्लियर? तो ये प्रोसेस कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक चल सकता है। बॉडी नेचुरली जो होती है वो शट डाउन हो जाती है। फिर एक और चीज यहाँ पे आएगा कि जब जैन धर्म में संलेखना एक पुण्य का काम माना जाता है, जबकि सुसाइड को पाप कहा जाता है, तो फर्क दोनों के मकसद में, यानी कि संलेखना और सुसाइड में क्या डिफरेंस है? तो फर्क दोनों के मकसद में है, मन की स्थिति में है और प्रोसेस में है। संलेखना का मतलब होता है, मकसद होता है कि शरीर और आत्मा के बीच के बंधन को तोड़ा जाना, जिसमें व्यक्ति अपनी पुरानी बीमारी या बुढ़ापे के कारण धीरे धीरे खत्म होने होता है। गुरु और परिजनों की अनुमति ली जाती है। अहिंसक तरीके से फास्टिंग द्वारा शरीर का त्याग करता है। ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति का मन शांत, निर्भय और निश्चित होता है। इससे उसके कर्म शुद्ध होते हैं और मोक्ष प्राप्ति की संभावना बढ़ती है। वहीं पर सुसाइड एक इमोशनल डिसीजन है जो गुस्से में, निराशा में, डर में या प्रेशर में लिया जाता है। इसमें व्यक्ति अचानक बिना किसी प्लान के वायलेंस या किसी अन्य तरीके से अपने प्राण को ले लेता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होता है। इस समय उसका मन उदास, भयभीत होता है। धार्मिक दृष्टि से इसे पाप माना जाता है सुसाइड को, क्योंकि इससे कार्मिक बंधन जो है वो बढ़ता है और अगला जन्म भी इससे बुरा हो सकता है। तो समझने के लिए संलेखना मौत को एक उत्सव की तरह जीतना है, जबकि सुसाइड उससे हारना है। तो इंडिया में इस प्रैक्टिस को लेकर कोर्ट में बहुत सारे केसेस भी हुए हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये हमारा राइट टू रिलीजन है, ये हमारी फेथ का सुप्रीम एक्ट है, और क्रिटिक्स कहते हैं कि एक तरीके का सुसाइड ही है। उनको डर है कि बूढ़े लोग फैमिली के प्रेशर में आकर ये कर लेंगे। 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे बैन कर दिया था क्योंकि उसने इसे सुसाइड बोला, लेकिन फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको लीगल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक पुरानी रिलीजियस प्रैक्टिस है और इसमें कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है संलेखना का? तो जैन लोगों के लिए संलेखना एक ट्रेजिक एंड नहीं, बल्कि लाइफ का सबसे डिग्निफाइड और स्पिरिचुअल ट्रांजिशन है। ये उनके कोर प्रिंसिपल जैसे कि अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस, और अपरिग्रह, इसका अल्टीमेट प्रैक्टिस है। बाहर के लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन जैन कम्युनिटी के लिए ये मृत्यु को जीतने का एक तरीका है। क्लियर? तो संलेखना क्या है ये मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझा दिया। इतना जानने का आपको जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक वर्ड जो होता है ना जिसका एक डीप मीनिंग होता है, जैसे संलेखना का डीप मीनिंग है, मोक्षा का डीप मीनिंग है। तो संलेखना का डीप मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया। अब मोक्षा के डीप मीनिंग पे आपको मैं बताता हूं। मोक्ष, क्लियर? तो अब देखो, मोक्ष का मतलब है आखिरी फ्रीडम। ये वो स्टेज है जब एक आत्मा यानी कि सोल जन्म और मृत्यु के साइकिल यानी कि बर्थ, डेथ, रीबर्थ, इससे आजाद हो जाती है और यहाँ पे लिबरेशन यानी कि मोक्ष को प्राप्त होती है। जन्म मरण का चक्र खत्म होता है। यहाँ पे हमारी सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जर्नी करते रहती है। हर जन्म में हम सुख दुख कर्म के हिसाब से भागते हैं। मोक्ष मिलने का मतलब है कि इस साइकिल से मुक्ति। सोल को अब और जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी आत्मा को अब फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। यानी जन्म नहीं लेने का मतलब है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होना। ये जैन और हिंदू फिलॉसफी कहते हैं कि असली आत्मा ज्ञानी, आनंदित और प्योर होती है, लेकिन कर्म के वजह से वो इस शरीर में बंध जाती है। मोक्ष मिलने पर आत्मा अपने असली शुद्ध रूप में वापस चली जाती है। मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। दुनिया में जो कुछ भी है, पैसा, दौलत, रिश्ते, ये सब कुछ टेम्पोररी है। असली मुक्ति तो तब है जब आत्मा को मोक्ष मिल जाए। अब सवाल यह है कि मोक्ष आखिरकार कैसे मिलता है? तो अच्छे कर्म करना, ज्ञान प्राप्त करना, दुनिया से अटैचमेंट छोड़ना, भक्ति या इंटेंस मेडिटेशन के जरिए। तो शॉर्ट में मोक्ष वो हाईएस्ट स्टेट है जहां पे आपको नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ, नो मोर पेन, नो मोर सफरिंग, प्योर पीस, प्योर नॉलेज एंड प्योर